Hey guys, welcome back to my channel. I'm your friend, your teacher निशा शर्मा. कैसे हैं आप सब? आई होप यू गाइज आर गुड. सो गाइज एनसीईआरटी सीरीज़ जो हम पढ़ रहे हैं और बेसिकली मुझे लग रहा है 2 दिन के अंदर 6 क्लास की एनसीईआरटी अपनी ख़त्म हो जाएगी क्योंकि 8 ही लेसन है. लेसन 6 आज कर लेंगे, 7 और 8 बस कल ख़त्म कर देंगे हम 6 क्लास की एनसीईआरटी. फिर हम 7th की करेंगे, साइड में हिस्ट्री स्टार्टअप करेंगे. सो आज हम पढ़ लेते हैं लेसन 6 को. इससे पहले हम 5 लेसन्स कर चुके हैं जो बिल्कुल बहुत बढ़िया बेस होते हैं एनसीईआरटी. किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जा रहे हैं तो डोंट स्किप द एनसीईआरटी इफ़ यू वांट द श्योर सक्सेस. अब देखिए आज का टॉपिक है पृथ्वी के प्रमुख स्थलमंडल. इट्स अ लेसन 6 ऑफ 6th क्लास. मेजर लैंड फॉर्म्स ऑफ अर्थ. बाइलिंगुअल रहेगा कंटेंट, डोंट वरी अबाउट डेट. अब लैंड की मेजर फॉर्म को करना है. सबसे पहले समझते हैं स्थल रूप होता क्या है. अब देखो हमारी धरती है, ठीक है. अब हमारी धरती कहीं से ऊंची है, कहीं से नीची है, कहीं कुछ है, कहीं पर्वत है, कहीं पहाड़ है, कहीं पठार हैं, कहीं नदियां हैं, कहीं जंगल है. ये पिक देखो कितनी स्वीट सी है, कितनी सुंदर सी है. देखो कहीं पर्वत है, कहीं झील है, कहीं पठार है, कहीं नदी, कहीं मैदान, कहीं घाटी, कहीं पहाड़ी. देखो मतलब बिल्कुल प्लेन या समतल नहीं है, कहीं समुद्र, कहीं कुछ. तो जो हमारी पृथ्वी है इस लेसन के अंदर उसी के बारे में बताया गया है कि पृथ्वी की लैंड की फॉर्म्स कौन कौन सी होती है, मतलब अर्थ पे क्या क्या होता है बेसिकली. तो कुछ स्थल रूपों को आपने ज़रूर देखा होगा डेफिनेटली. पृथ्वी की सभी सतह कभी भी एक समान नहीं होती. तो पहला पॉइंट याद रखना, पृथ्वी कभी भी इक्वल नहीं होती, सभी सतह बिल्कुल भी समान नहीं होती. अनगिनत स्थल रूप होते हैं और सभी कुछ ऊंचे नीचे, कुछ समतल होते हैं, कुछ अलग होते हैं. अब ये क्यों होते हैं, इनका हम रीज़न जानेंगे क्यों होते हैं ये ऊंचे नीचे. ये स्थल रूप 2 प्रक्रियाओं के फलस्वरूप होते हैं, मतलब 2 रीज़न होते हैं इनको ऐसा होने का. तो सबसे पहला रीज़न है पृथ्वी के अंदर लगातार गति होती है, आंतरिक क्रिया. मीन्स पृथ्वी की जो सरफेस चेंज होती हैं, जो चीज़ें चेंज होती हैं, 2 रीज़न से होती हैं. सबसे पहले तो इंटरनल फोर्सेस. इंटरनल आंतरिक क्रिया मतलब इंटरनल जो चीज़ें होती हैं. आंतरिक क्रिया क्या है, जैसे नीचे नीचे पृथ्वी में भूकंप आ गया, ज्वालामुखी फट गया तो उसे बाहर कुछ निकल आया. मतलब इंटरनल बहुत सारी चीज़ें होती हैं. तो पृथ्वी कहीं से ऊपर उठ गई, कहीं नीचे धंस जाती है, तो ऐसी कुछ चीज़ें जो हैं हो जाती हैं. ये चीज़ मैं बताऊँगी क्या बता रखा है इसने कि ये बता रहा कि पृथ्वी की जो ऊंची भूमि होती है, कुछ ऊंची भूमि होती है, कुछ नहीं भी. 600 मीटर से अधिक जो ढाल वाली होती है वो पहाड़ी पर्वत कहलाते हैं. और 8000 मीटर के कुछ ऊंचे पर्वत का नाम बताएं. सिंपल है, तो आगे करेंगे डिस्कस, ठीक है. तो मतलब इंटरनल फोर्सेस की वजह से पृथ्वी की शेप क्या हो जाती है भाई, चेंज, क्योंकि कभी ऊपर उठ जाती है और कभी नीचे धंस जाती है. दूसरा होता है बाह्य प्रक्रियाएँ. बाह्य मतलब जो बाहर से जो चीज़ें होती हैं लगातार. आपको पता है ये अर्थ है हमारी, कुछ ना कुछ टूटता फूटता घिसता रहता है. तो टूटना घिसना उसको अपर्दन बोलते हैं, इरोजन. ये चीज़ याद रखना है, ठीक है. टूटना घिसकर करना अपर्दन कहलाता है. अपर्दन की क्रिया के द्वारा सतह नीची हो जाती है. तथा निक्षेपण, निक्षेपण होता है डिस्पोजिशन. निक्षेपण की जो प्रक्रिया है इनका निर्माण होता है. ये 2 प्रक्रियाएं जल, वायु, बर्फ द्वारा होती हैं. मैं समझाती हूँ क्या कहना चाहता है ये. जैसे अर्थ है, आपको पता नदियाँ ऐसे ऐसे आती हैं बहती, इनके बीच बीच में से चीज़ें कटती रहती हैं, तो कहीं कहीं जमा कर देती हैं, तो कहीं कुछ बना देती हैं, कुछ बना देती हैं. तो ये बाह्य सोर्सेज होते हैं, मतलब अपर्दन और निक्षेपण की क्रिया होती हैं. अपर्दन में चीज़ें लगातार घिसती रहती हैं, टूटती रहती हैं, और निक्षेपण के द्वारा इनका फिर से निर्माण हो जाता है, ठीक है. जैसे जल, वायु, बर्फ, विभिन्न स्थल रूपों की ऊंचाई, ढाल, पर्वत, मैदान. अब जो कट पिट के आई वो पर्वत का रूप धारण कर ली. तो मतलब ये जो चीज़ें होते हैं. अपर्दन मतलब उनका घिसना, कटना, टूटना, और निक्षेपण मतलब उनका एक तरह से दोबारा एक तरह से रिक्रिएट हो जाना चीज़ों में. अब देखो ये पृथ्वी के स्थल रूपों की बात कर रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चन आएगा 100%, ठीक है. सबसे पहले बात करता है पर्वत. पर्वत मीन्स माउंटेन्स की. अर्थ पे सबसे पहले पर्वत है भाई. तो पृथ्वी की जो प्राकृतिक ऊंचाई होती है, ध्यान रखना प्राकृतिक होते हैं, ये नेचुरल होते हैं. आपने कभी देखा कि मैंने या किसी ने बंदे ने जाके पर्वत बना दिया हो, बिल्कुल नहीं होता. ये ऑटोमेटिक नेचुरली बनते हैं. तो पर्वत एक तो ध्यान रखना एक अर्थ की नेचुरल जो है फिनोमेना है. प्राकृतिक ऊंचाई होती है. पर्वत शिखर छोटा होता है और बेस बड़ा होता है. मतलब जो पीक होता है ना, जैसे ये तो देखो आपको पता है ना पर्वत यूँ होते हैं यूँ, तो ये तो छोटा होता है, देखो पतला और छोटा ऐसे ऊंचा. और ये बेस देखो, ये जो बेस होता है ये कितना, ये क्या होता है भाई, चौड़ा होता है, ठीक है. बेस क्या होता है, चौड़ा होता है, ध्यान रखना. कुछ पहाड़ बादलों से भी ऊंचे होते हैं. आप ऊंचाई पर जाएंगे तो आपको पता जलवायु ठंडी होती है. कुछ पहाड़ बोलते नहीं है सागर माथा, मतलब ऐसे ऊपर तक दिखाई देते हैं. कुछ पर्वतों का हमेशा जमी रहने वाली बर्फ़ की नदियाँ होती हैं. अब आपको पता है कुछ पर्वत ऐसे होते हैं, आपने पता होगा ग्लेशियर बोलते हैं उनको, ग्लेशियर, ठीक है. हिमानी, हिंदी में हिमानी कहते हैं. कुछ पर्वत बर्फ़ से होते हैं, बर्फ़, और उनसे पानी बह बह के आता रहता है, नदियाँ बन जाती हैं. तो ये ग्लेशियर्स कहलाते हैं, ठीक है ना. जो बर्फ़ वाले जो पर्वत होते हैं, तो जो बर्फ़ की नदियाँ बहती हैं वो ग्लेशियर कहलाती हैं, ध्यान रखना.
यहाँ कुछ ऐसे पर्वत होते हैं जो समुद्र के भीतर होते हैं, जिन्हें हम देख नहीं सकते। कठोर जलवायु होने के कारण पर्वतीय क्षेत्रों में बहुत कम लोग निवास करते हैं। अब जरूरी नहीं है कि पर्वत हमें ज़मीन के ऊपर दिख रहा है वही होता है। कई बार मैंने जैसे आपको बताया था लास्ट क्लास में, प्रशांत महासागर में मोरियाना गर्त है, वो तो एक खड्डा है, लेकिन महासागरों के अंदर पर्वत भी हो जाते हैं भाई। तो ध्यान रखना, पर्वत जरूरी नहीं है कि ज़मीन के ऊपर होते हैं, ज़मीन के नीचे पानी में भी पर्वत हो जाते हैं कई बार। लेकिन पर्वतों पर आपको पता है ऑक्सीजन कम होता है, जलवायु कम होता है, क्योंकि टेम्परेचर जो है घटता रहता है जितना हम ऊपर जाते हैं। तो इसलिए वहाँ पर आप कह सकते हो जीवन रेखा ज़्यादा नहीं होती है, मतलब जीवन ज़्यादा नहीं होता पर्वतों पर। पर्वतों को एक क्रम में व्यवस्थित होना श्रृंखला कहलाता है। कैसे? जैसे ऐसे नहीं होते डंडे डंडे, ये देखो ऐसे सुंदर लगते हैं ना बड़े, तो इसको माउंटेन रेंज बोलते हैं। जैसे ऐसे ये सीरीज़ में अरेंज होते हैं, तो ये चीज़ क्या कहलाती है? माउंटेन रेंज कहलाती हैं। अब हम पढ़ लेते हैं पर्वतों के टाइप, बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो पृथ्वी के नीचे पर्वत है ये है प्रशांत महासागर में एक पर्वत है मोनांकी, ठीक है। मोनांकी हवाई द्वीप बोल देते हैं। सागर की सतह के ठीक 10,205 मीटर है। तो ध्यान रखना, माउंट एवरेस्ट से भी ऊंचा, जैसे माउंट एवरेस्ट से भी गहरी खाई थी ना मोरियाना गर्त में, देख लो प्रशांत महासागर को इमेजिनेशन करके देख लो कि कितने बड़ी बड़ी चीज़ें हैं उसके अंदर। भगवान क्या हो सकता है, मतलब कितनी मतलब यूनिक सी लाइफ होगी ना। ये नेवी वाले लोग कैसे समुद्र में जाते हैं, कितना मतलब अच्छा सा एक्सपीरियंस लगता होगा, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना, बहुत चीज़ें बड़ी क्रेज़ी लगती है मुझे लाइफ में इन सबको देखना, बड़ा सोचती हूँ, बट यूँ लगता नहीं यार डूब डाब जाएंगे, ज़िंदगी में मर ही जाएंगे ठीक है। कहा जाता है, ठीक है, तो बहुत से पर्वत समानांतर श्रृंखलाओं के क्रम में होते हैं, सैकड़ों किलोमीटर फैले होते हैं। अब देखो पर्वत के 3 टाइप होते हैं। दिस वन इज़ अ इम्पॉर्टेंट दैट कम्स इन ऑलवेज इन योर एग्जाम। वलित पर्वत, बृहतोंश पर्वत और ज्वालामुखी पर्वत। इंग्लिश में बता देती हूँ। वलित पर्वत को हम फोल्डेड माउंटेन बोलते हैं, ठीक है। वलित पर्वत को क्या बोलते हैं? फोल्डेड माउंटेन। बृहतोंश पर्वत को बोलते हैं ब्लॉक माउंटेन, और ज्वालामुखी पर्वत को बोलते हैं वोल्केनिक। तो ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन कैसे कैसे आएगा मैं आपको बताती हूँ। तो देखो वलित पर्वत, सबसे पहले इनको समझाती हूँ मैं अपने तरीके से आपको बना के। वलित पर्वत तो ये होते हैं जैसे अर्थ है, अर्थ में कुछ इधर से कुछ है, इधर से कुछ है, ये दोनों ऐसे भिजते रहते हैं और इनका ये यूं कुछ ऊपर हिस्सा उड़ जाता है। तो इस टाइप से जो बनते हैं ना वलय, इनको क्या पड़ गए? वलय पड़ गए है ना, वलय फॉल्ड हो गए ना, ये फॉल्ड, इसीलिए ये क्या कहलाते हैं? फोल्डेड माउंटेन। तो फोल्डेड माउंटेन कैसे बनते हैं? मतलब जो अर्थ होती है ना, जो अर्थ होती है वो आपस में जब धंस जाती है, कहते हैं ना, मतलब 2 हिस्से जो उसके आपस में धंस जाते हैं, तो वो क्या बना देते हैं? वलित पर्वत। देखो यहाँ पर दिखा हुआ है वलित पर्वत, ये देखो, तो इस टाइप से मतलब जमीन कहते हैं ना, एक टेथिस महासागर था, वो भी आपस में ऐसे धंसा और बीच का हिस्सा ऐसे ऊपर उठ गया, हिमालय पर्वत का जन्म हो गया, ठीक है। तो ऐसे मतलब जो ये ऊपर आके है ना, इनको वलित पर्वत बोलते हैं। देखो ऐसे वल्य से पड़े होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हिमालय याद रखना आप लोग, हिमालय, आल्पस और एंडीज एशिया, यूरोप और अमेरिका की, मतलब हिमालय आपको पता है एशिया का है, एल्पस यूरोप का है, और भाई एंडीज़ दक्षिण अमेरिका की पर्वत श्रृंखलाएं हैं, ठीक है। तो ये फेमस जो है पर्वत श्रृंखलाएं हैं। अब वलित पर्वत का उदाहरण कौन कौन सा? वलित पर्वत का उदाहरण है हिमालय, एल्पस। तो क्वेश्चन आएगा पेपर में, वलित पर्वत का उदाहरण कौन कौन से? हिमालय, एल्पस, ये मतलब वलित पर्वत के उदाहरण है। और भारत का जो अरावली, विश्व की सबसे पुरानी, ये जो हिमालय और अल्पस है ना, इनको यंग फोल्डेड माउंटेन बोलते हैं, नवीन, ठीक है ना। यंग फोल्डेड माउंटेन है हिमालय और अल्पस यूरोप वाला, हिमालय एशिया महाद्वीप वाला। लेकिन भारत में जो अरावली रेंज है, जो हरियाणा में भी थोड़ी हद तक है, नानौल महेंद्रगढ़ साइड राजस्थान में बेसिकली, तो जो अरावली श्रृंखला है जिसकी पहाड़ी है ना रायसीना, रायसीनिया से पहाड़ी को काटकर ही राष्ट्रपति भवन भी बनाया गया है, ध्यान रख लेना ये क्वेश्चन। तो ये अपना मतलब ओल्ड फोल्डेड माउंटेन है, ध्यान रखना क्वेश्चन आ सकता है। ये ओल्ड फोल्डेड माउंटेन किसको कहते हैं? अरावली। न्यू फोल्डेड माउंटेन वलित। अरावली तो अब बिल्कुल कहते हैं ना कम होता जा रहा, घिसता जा रहा, बूढ़ा होता जा रहा है, क्योंकि अपर्दन की क्रिया अरावली से बहुत ज़्यादा चीज़ें टूटती रहती हैं। उत्तरी अमेरिका के एल्पेशियंस, रूस के यूराल पर्वत गोलाकार दिखाई देते हैं, उनकी ऊंचाई कम है, बहुत पुराने वलित पर्वत हैं, ठीक है। तो वलित पर्वत कौन कौन से हो गए? वलित पर्वत का एग्जाम्पल हिमालय होगा, एल्पस हो गया, ठीक है, अरावली हो गया, यूराल पर्वत हो गया, अल्पेशियन पर्वत हो गया। तो ये क्या है? वलित पर्वत के उदाहरण हैं। अब दूसरे पे आते हैं। दूसरा जो पर्वत होता है डेट इज़ बृहतोंश पर्वत, जिसको ब्लॉक माउंटेन कहते हैं। अब बृहतोंश पर्वत कैसे बनता है? ऊपर उठे खंड को हॉर्स्ट और नीचे दसे को द्रोणिका कहते हैं। अब ये कैसे बनता है ध्यान से देखो, मतलब यूं है धरती, ठीक है, यूं है, यूं है, यूं है। अब धरती का कुछ भाग तो इधर से ऊंचा है, इधर से ऊंचा है, ये ज़मीन है इक्वल, ठीक है। लेकिन इस ज़मीन का कुछ भाग ऐसे धंस गया, तो ये तो ऊंचे रह गए और ये ऊंचे रह गए और ये बीच में धंस गया,
ठीक है। जैसे देखो ये ऊंचा रह गया, ये धंस गया, ये ऊंचा रह गया, ये धंस गया। मैं समझाती हूँ। जैसे ये ऊंचा है, फिर ये बीच में धंस गया, फिर ये ऊंचा है, ये धंस गया। तो ये जो धंसे वाला भाग है, ठीक है, ये जो धंस गया ना बीच में, इसको हम बोलते हैं भ्रोतोंश पर्वत। ठीक है, धंस जाता है तो ये तो भ्रोतोंश ब्लॉक, और जो यूं होके यूं हो जाता है वो वलय, वलित फोल्डेड माउंटेन बन जाता है। ठीक है, तो भ्रोतोंश पर्वतों का निर्माण होता है। तो इसमें देखो दो भाग है, एक तो ये ऊपर उठ जाता है और एक ये नीचे धंस जाता है। तो जो ऊपर उठा भाग होता है ये उत्कंठ या हॉर्स्ट, इंग्लिश में हॉर्स्ट बोलते हैं इस वाले भाग को, और जो नीचे की तरफ धंस गया इसको द्रोणिका या इंग्लिश में ग्रोबेन बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी ध्यान रखना कि भ्रोतोंश पर्वत का ऊंचा उठा भाग क्या कहलाता है, उत्खंड या हॉर्स्ट, और नीचे धंसा भाग क्या कहलाता है, द्रोणिका या भ्रंश। तो यूरोप की राइन घाटी में वोसस पर्वत, यूरोप का जो राइन पर्वत है इस टाइप का क्या उदाहरण है। एटलस में दिए गए विश्व मानचित्र की स्थिति को देखकर भूआकृतियाँ। ठीक है, तो ये हो गया भ्रोतोंश पर्वत। थर्ड है ज्वालामुखी पर्वत। तो ज्वालामुखी तो आई थिंक किसी को बताने की जरूरत नहीं है। धरती के अंदर मैग्मा लावा होता है, वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, गर्म होकर फट जाता है और जमी यूं 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 फैल जाता है जमी, फिर वो सूख जाता है, मतलब एक तरह से फिर वो जम जाता है और जम के पर्वत का निर्माण मतलब हो जाता है। तो ज्वालामुखी पर्वत ज्वालामुखी क्रियाओं के कारण बनते हैं। अफ्रीका का माउंट किलीमंजारो, ये याद रखना, किलीमंजारो, और जापान का फ्यूजीनामा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन आता है फ्यूजीनामा किस प्रकार का पर्वत है, तो किस प्रकार का पर्वत है, ज्वालामुखी पर्वत है। ठीक है, तो तीनों पर्वत आपको याद रखना, फोल्डेड माउंटेन कौन से होते हैं, भ्रोतोंश कौन से होते हैं, और ज्वालामुखी पर्वत के 3 टाइप होते हैं। तीनों एग्जाम में कन्फर्म आते हैं हमेशा, सीटेट एस्टेट में तो खासकर। पर्वत अब भाई बहुत लाभकारी हैं। पर्वत आपको पता जल संग्रह करते हैं, पर्वत से बहुत सी नदियाँ निकलती हैं, हिमानी निकलती हैं, जलाशय होते हैं। पर्वतों का जल सिंचाई के लिए उपयोगी होता है। नदी, घाटियाँ, वेदिकाएँ, कृषि खैर बहुत ज़्यादा नहीं होती पर थोड़ी थोड़ी हो जाती है क्योंकि उनकी ढालें ऐसी होती हैं। पर्वतों पर अलग अलग वनस्पतियाँ होती हैं, जीव जंतु होते हैं, ईंधन, आश्रय, गोंद, रेजिन, मतलब और घूमते हैं, यात्रा करते हैं। पर्वत सुंदर होते हैं। पर्वतों पर हम पैराग्लाइडिंग, हैंग राइडिंग, रिवर राफ्टिंग, स्कीइंग, तो ये सब पर्वतों पर जाने माने खेल होते हैं। मतलब पर्वतों की इंपॉर्टेंस को बताया है बाद में। अब आगे चल दिए लावा का उदाहरण। ठीक है ना, देखो किनारों से निकलती पिघलती लावा, चट्टान, फिर ये ऐसे करके बन जाते हैं ज्वालामुखी पर्वत। अब पर्वतों के बाद आता है प्लेटूज मीन्स पठार। अब पर्वत और पठार में क्या फ़र्क है। पर्वत तो ये होते हैं जो ऊंचे नुकीले होते हैं, ये तो पर्वत होते हैं, लेकिन होते तो ये भी ऊंचे हैं, लेकिन ये ऐसे होते हैं सर, फ्लैट से होते हैं, तो इनको हम पठार बोलते हैं। ठीक है, इनको क्या बोलते हैं, पठार। पठार उठी हुई सपाट भूमि होती है। आसपास के क्षेत्रों में जो अधिक उठा हुआ भाग होता है, ऊपरी भाग में इसके समान सपाट हो जाता है। तो पठार एक से अधिक किनारे हो सकते हैं, ढाल खड़े होते हैं। पठारों की ऊंचाई कुछ 100 मीटर से लेकर कई हज़ार मीटर तक हो जाती है। ठीक है भाई, पर्वतों की तरह पठार भी काफ़ी पुराने हो सकते हैं। भारत में सबसे ज़्यादा है ढक्कन का पठार। ठीक है, तो भारत का सबसे बड़ा और प्राचीन पठार है ढक्कन का पठार। केनिया, तंजानिया, युगांडा, पूर्वी अफ्रीका में काफ़ी सारे जो है पठारों के उदाहरण हैं। तिब्बत का पठार विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। ठीक है, ध्यान रखना, ये क्वेश्चन सीधा सा क्वेश्चन है, आ सकता है। तिब्बत का पठार विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। इसकी समुद्र तल से ऊंचाई 6000 तक हो सकती है, और इससे ऊपर जो होते हैं वो पहाड़ बन जाते हैं भाई। पठार भी बहुत उपयोगी होते हैं क्योंकि पठार के अंदर खनिज बहुत ज़्यादा मात्रा में होते हैं। ठीक है ना, जितने मिनरल्स होते हैं पाए जाता है। और भारत में छोटा नागपुर का पठार काफ़ी ज़्यादा फेमस है, इसके अंदर लोहा, कोयला, मैग्नीज वगैरह पाया जाता है। अफ्रीका के पठारों में सोने हीरे की खानें हैं अफ्रीका में, फिर भी कहते हैं अफ्रीका गरीब देश है। ठीक है, क्योंकि वो तो बस निकल जाती है, लोग ले जाते हैं बाहर। और छोटा नागपुर का पठार लोहा, कोयला और मैग्नीज के भंडार जो है पाए जाते हैं। पठारी क्षेत्रों में कुछ जलप्रपात भी हो सकते हैं। जलप्रपात मतलब जल जिसे नदियाँ ऊंचाई से गिरती हैं। भारत में छोटा नागपुर का पठार, श्रवण रेखा नदी, जैसे कर्नाटक में जोग जलप्रपात, तो ये भी पठारों से ही जलप्रपात भी बन जाते हैं। जलप्रपात मतलब एक तरह से झरने टाइप जो गिरते हैं, ठीक है ना, जो उपयोगी होते हैं सिंचाई वगैरह के लिए। और पठारों पे भी वही दर्शक वगैरह आते हैं। तीसरा जो लैंड का फॉर्म होता है वो होता है मैदान। मैदान मीन्स प्लेन, जो बेसिकली सबसे ज़्यादा है जिस भाग पर हम रहते हैं। जो समतल मैदान होते हैं बड़े बड़े, सामान्यतः 200 मीटर तक ही होते हैं, ये ज़्यादा ऊंचे नहीं होते हैं भाई। और ये समतल होते हैं, मतलब जो अपने होते हैं समतल मैदान। नदियाँ, पहाड़, पर्वत कुछ ना कुछ अपने साथ अपर्दन करती लाती हैं। नदियाँ मिट्टियाँ ले आई, खूब सारी मिट्टियाँ ले आई और उस मिट्टी को ऐसे 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 करके जमा दिया और ये फ्लैट सरफेस पे जमा दिया। ये फ्लैट सरफेस क्या बन जाती है, ये फ्लैट है प्लेन या यू कैन से मैदान। सामान्यतः आपको पता है मैदान बहुत उपजाऊ होते हैं। क्यों होते हैं भाई, सीधी सी बात है, क्योंकि नदियाँ अपने साथ इतनी चीज़ें बहा के लाती है, पता नहीं कितनी उपजाऊ चीज़ें होती हैं और वो उपजाऊ मैदान बन जाते हैं। ठीक है ना, जैसे बालू, पत्थर, सिल्ट सब कुछ आता है इनके साथ। परिवहन के साधने मतलब सामान्यतः काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं भाई मैदान। विश्व में सबसे ज़्यादा जनसंख्या आपको पता है मैदानों में ही रहती है। एशिया में स्थित भारत में सबसे बड़ा जो मैदान है गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान, डेल्टाज बनाती है ना नदियाँ यहाँ पर,
चीन में यांगस्ती नदी का मैदान प्रमुख है। तो ये प्रमुख मैदान है गंगा और ब्रह्मपुत्र यांगस्ती। मतलब मैदान बेसिकली वही होते हैं जो नदी अपने साथ बहा कर लाती है चीज़ें, फिर वो ऐसे फ्लैट कर देती हैं। तो इस टाइप से मनुष्य के रहने के लिए सबसे उपयोगी प्लेस होता है मैदान। अब लास्ट मतलब लैंड के फॉर्म्स तो बता दिए भी, लैंड में पर्वत होते हैं, पहाड़ होते हैं, मैदान होते हैं, पठार होते हैं। फिर ये कहता है स्थल रूप के लोग, लैंड फॉर्म्स ऑफ द पीपल्स। मतलब आपको पता है स्थल रूप में ही जीवन यापन करते हैं। तो कैसे कैसे जीवन यापन होता है? पर्वतीय क्षेत्रों में तो कठोर होता है, मैदानी क्षेत्रों में जीवन बहुत सरलता से होता है। यहाँ से कोई खास क्वेश्चन नहीं बनेगा पेपर में, ठीक है। घरें बनाना, सड़कें बनाना, पर्वत पहाड़, ये सब चीज़ें होती रहती हैं। और आपको पता है इंसान के जीवन में कुछ प्राकृतिक आपदाएं भी आती रहती हैं, कुछ वो विनाश कर देती हैं। तो कहता है ऐसा नहीं, प्राकृतिक आपदा को हम नहीं रोक सकते, लेकिन उनसे हम क्या कर सकते हैं, जागरूक हो सकते हैं, तरीके अपना सकते हैं। तो इस तरीके से मतलब लास्ट में कहना चाहता हम अपनी पृथ्वी को बचाएं, हमारा कर्तव्य है आने वाली पीढ़ियों के लिए पृथ्वी को सुरक्षित रखें, जल को प्रदूषित ना करें। मतलब ऐसे करके जो ये चीज़ें जो है बता रहा है, स्वच्छ भारत मिशन मोदी जी का चलाया हुआ है, ये भी सबको पता है। तो भाई ये था अपना लेसन नंबर 6। आई थिंक ये बहुत छोटा सा लेसन था, बट देखो कितना एनसीईआरटी आउट करना, एक लेसन है तो छोटा, लेकिन हर एक लेसन गागर में सागर है। मतलब ज्योग्राफी में तो मैं कह रही हूँ आप 6, 7, 8 पढ़ लोगे ना, तो ज्योग्राफी का मोस्टली कंटेंट आपको हर एक एग्जाम में आता पाएगा, मेरा तो ये मानना है। एनसीईआरटी सीरीज़ को बिल्कुल मत छोड़ना, और कुछ देखो या ना देखो, क्योंकि ये हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। सो हिस्ट्री भी करेंगे और इसको ख़त्म कर देते हैं 7, 8 चैप्टर आज या कल में। सो बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे, थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड विद मी ऑलवेज। और गाइज आई एम फ्रॉम हरियाणा पानीपत। तो किसी भी स्टूडेंट को किसी भी एग्जाम से रिलेटेड आपको कोई भी कोचिंग नोट्स या स्टडी मटेरियल चाहिए तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं 7015467794। कोचिंग क्लासेस भी स्टार्ट हो जाएंगी, कोरोना की वजह से बंद है। तो कोचिंग नोट्स या कुछ भी चाहिए, और इंग्लिश लिटरेचर साइकोलॉजी का जो है पेड कोर्स भी चल रहा है, पूरा डिटेल हो तो उसमें वो भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। सो हैव ए नाइस डे, थैंक यू सो मच।